एक ऐसा नक्शा जो आपको ले जाएगा एक ऐसे खजाने के पास जो कभी खत्म ही नहीं होता। अब एक लड़का जिसने उस नक्शे को तो चुरा लिया, लेकिन क्या वो खजाने तक पहुंच पाएगा? क्योंकि ये रास्ता उतना आसान है नहीं जितना नजर आता है। इस खजाने के पीछे पड़ चुके हैं बहुत ही खतरनाक इंसान। अब देखना ये होगा क्या ये लड़का खुद को और नक्शे को उन खतरनाक इंसानों से बचा पाएगा, और क्या सच में ये लड़का उस खजाने तक पहुंच भी पाएगा या फिर नहीं। यही हम इस वीडियो में देखेंगे। वैसे तो ये वन पीस सीरीज का पार्ट 2 है, लेकिन अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो इसी वीडियो में मैं एक छोटा सा रिकैप डाल दूंगा, जिससे पूरी स्टोरी ही कवर हो जाएगी और सुनने में ज़्यादा मजा आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पहले पार्ट में हमने एपिसोड 1, 2 और 3 को एक्सप्लेन किया था, तो उन तीनों को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। अगर आपने उस पार्ट को देख लिया तो इस चैप्टर को या तो स्किप कर दो या फिर दोबारा देख लो, क्योंकि कहानी और ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। कहानी की शुरुआत एक मशहूर लुटेरों के बादशाह से होती है, जिसका नाम गोल्ड रेजर होता है। उसे मौत की सज़ा हो गई थी क्योंकि मरीन ने उसे पकड़ लिया था। मरीन उसे सबके सामने मारती है ताकि आगे कोई भी लुटेरा बनने से पहले एक बार सोच ले। लेकिन गोल्ड रेजर मरने से पहले एक बात कहता है। वो कहता है मेरा खजाना, जिसे इस वेब सीरीज में वन पीस कहा गया है, वो कहता है वो समुद्र में कहीं पर छुपा हुआ है, और जो भी उसे ढूंढ लेगा वो सारा खजाना उसका हो जाएगा और वो बन जाएगा अगला लुटेरों का बादशाह। बस इतना सुनकर पूरी दुनिया निकल पड़ती है उस खजाने को ढूंढने के लिए, और यहाँ पर मरीन का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो चाहते थे कि दुनिया से लुटेरे कम हो जाए। लेकिन गोल्ड रेजर की इस बात ने लुटेरों को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन खजाने तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं होता। पूरे 23 साल बीत जाते हैं और आज तक कोई भी उस खजाने तक पहुंच नहीं सका। यहीं पर एंट्री होती है हमारे मेन हीरो मंकी डी लूफी की। लूफी एक सिंपल सा लड़का है जिसका सपना होता है लुटेरों का बादशाह बनना। बचपन में उसने गलती से एक अजीब सा डेविल फ्रूट खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी रबर की तरह बन गई थी। लेकिन ये ताकत तो उसे मिल गई थी, इसके बदले उसे एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब वो कभी तैर नहीं सकता। अब ये बात मुझे आपको समझाने की ज़रूरत तो है नहीं कि लुटेरे के लिए तैरना कितना ज़रूरी होता है। खैर, एपिसोड 1 में लूफी एक लुटेरों की शिप से कोबी नाम के एक लड़के को बचा लेता है, और उस लड़के का सपना होता है मरीन बनना। लूफी को बादशाह बनने के लिए खजाने की ज़रूरत थी और वहाँ तक जाने के लिए नक्शे की। लूफी कोबी के साथ एक आइलैंड पर जाता है जहाँ पर मरीन का बेस था। अब उस आइलैंड पर लूफी जोरो से मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा तलवारबाज है। उसे मरीन ने पकड़ लिया था क्योंकि उसने मरीन पर हमला किया था। अब लूफी जोरो से पूछता है कि वो क्या बनना चाहता है। तब जोरो जवाब देता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनना चाहता है। अब जैसे लूफी का खुद एक सपना होता है, तो जब भी वो किसी के सपने के बारे में सुनता है तो वो उसे इज्जत देने लगता है, और शायद इसीलिए अब लूफी जोरो को आजाद कर देता है और कहता है कि तुम चाहो तो मेरी टोली में शामिल हो सकते हो, मतलब मेरी टीम में जुड़ सकते हो। लेकिन जोरो मना कर देता है। लेकिन लूफी नाराज नहीं होता, बल्कि वो आगे जाकर नक्शा ढूंढने लगता है। वहीं पर हम मिलते हैं नामी से, जो कि एक शातिर चोर होती है। उसे लुटेरों से नफरत है। वो भी उस आइलैंड पे नक्शा चुराने के लिए आई थी, लेकिन उस बेस का जर्नल लूफी और नामी को पकड़ लेता है। अब ये दोनों ही एक्टिंग करके वहां से बच निकलते हैं, और अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो दोनों ही उस नक्शे को चुरा भी लेते हैं। लेकिन जर्नल को ये पता चल जाता है। अब इन्हें चारों तरफ से मरीन घेर लेते हैं और वो उन पर हमला भी कर देते हैं। अब लूफी और नामी मिलकर उनका मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन दूर से जोरो भी ये देख लेता है। अब जैसे लूफी ने जोरो की मदद की थी, इसीलिए जोरो भी उनकी मदद करता है और मरीन से फाइट करता है, और ये तीनों मिलकर मरीन की खूब धुलाई करते हैं। लास्ट में जर्नल से भी ये तीनों मुकाबला करते हैं और ये फाइट जीत जाते हैं, और तीनों नक्शा लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब जाते वक्त को भी लूफी से मिलने आता है और उसे एक गुड बाय करता है। अब एपिसोड 2 में लूफी पर एक खतरनाक लुटेरा बगी हमला कर देता है, क्योंकि बगी को पता चल चुका था कि लूफी ने खजाने का नक्शा चुरा लिया है, और बगी को भी उस खजाने की तलाश थी और उसके लिए उसे नक्शे की भी जरूरत थी। और खास बात यह होती है कि बगी ने भी पहले लूफी की तरह एक खास फ्रूट खा लिया था, जिसकी वजह से वो अपने शरीर के टुकड़े कर सकता है और कोई भी तलवार उसे काट नहीं सकती। लेकिन लूफी, नामी और जोरो मिलकर उस बगी का मुकाबला करते हैं और आखिर में फाइट जीत जाते हैं और वहां से बच निकलते हैं। लेकिन एपिसोड 2 के एंड में हम देखते हैं कि नामी किसी और से मिली हुई है और वो लूफी और जोरो को धोखा दे रही है। अब ये हमें आगे पता चलेगा कि वो किसके लिए काम करती है।
अब एपिसोड 3 में लूफी, जोरो और नामी जिस बोट में होते हैं वो लीक हो जाती है और इसीलिए इन्हें आगे जाने के लिए एक नई शिप की जरूरत होती है। इसीलिए वो आसपास के एक आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर लूफी को एक बोट पसंद भी आ जाती है और उस शिप के आगे एक बहुत बड़ा बकरी मतलब गोट का फेस बना हुआ था। वो लूफी को काफी पसंद आती है। उस बोट के ऊपर एक लड़का काम करता है जिसका नाम यूसुफ होता है। अब लूफी यूसुफ से उस बोट को खरीदने की बात करता है, लेकिन यूसुफ कहता है कि ये बोट उसकी मालिक की है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिला सकता हूँ। अब यूसुफ के कहने पर ये तीनों निकल पड़ते हैं उसकी मालिक के पास जिससे ये बोट खरीदना चाहते थे। अब यहीं पर हम दूसरी तरफ मिलते हैं एडमिरल ग्रैब से। एडमिरल ग्रैब अब तक का मरीन का सबसे खतरनाक और पावरफुल जनरल रह चुका है, लेकिन अब उसे पता चल चुका है लूफी के बारे में जिसके पास खजाने का नक्शा है और इसीलिए ग्रैब अब लूफी के पीछे पड़ चुका है क्योंकि उसके पास बहुत कीमती चीज खजाने का नक्शा है। और यहीं पर हम मिलते हैं कोबी से जो कि अब मरीन में शामिल हो चुका है और ये सब निकल पड़ते हैं लूफी को पकड़ने के लिए जो कि फिलहाल उस आइलैंड पर एक जहाज का इंतजाम कर रहे हैं। यूसुफ उन्हें एक बहुत बड़े महल में ले जाता है जहाँ पर हम पहली बार मिलते हैं काया और उसके बटलर कोलाडोर से। आज काया का 18 बर्थडे होता है, इसीलिए वो सबको आज रात डिनर पर इनवाइट कर लेती है। रात को लूफी काया से उसकी बोट मांगता है, लेकिन इससे पहले काया कुछ बोल पाती उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। दरअसल काया के माँ बाप के जाने के बाद वो हमेशा बीमार रहती है, लेकिन काया उन सबको रात वहीं पर रुकने को कहती है। अब जोरो और लूफी कुछ खाने के लिए आधी रात को किचन में जाते हैं जहाँ उन्हें यूसुफ भी मिल जाता है। अब यूसुफ के साथ जोरो बेसमेंट में जाता है ताकि वो बियर ला सके। अब वहीं पर जोरो और यूसुफ को मैरी की डेड बॉडी मिलती है। दरअसल मैरी काया का एक लॉयर होता है और वो काया का पूरा बिजनेस संभालता था। यहीं पर हमें पता चलता है कि काया का नौकर क्लाहडोर एक लुटेरा है जो कि यहाँ भेस बदल कर रह रहा है और जब काया पूरे 18 साल की हो जाएगी तो वो उसे मारकर उसकी सारी जायदाद अपने नाम कर लेगा। और उसने काया को अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि अगर क्लाहडोर उसे 18 साल होने से पहले ही मार देता तो काया की सारी प्रॉपर्टी डोनेट हो जाती। और क्लाहडोर ने मैरी को भी इसलिए मारा था ताकि मैरी उसका प्लान बिगाड़ ना दे क्योंकि उसे सब पता चल चुका था। और अब ग्रैब को ये पता चल चुका है कि लूफी और उसकी एक टोली एक आइलैंड पर जहाज ढूंढ रहे हैं और इसीलिए वो कोबी और थोड़े से मरीन के सोल्जर को उस आइलैंड पर भेज देता है ताकि वो सब लूफी और उसकी टीम को पकड़ सके। अब जोरो और यूसुफ उस डेड बॉडी को देख लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ क्लाहडोर आ जाता है। जोरो उस पर हमला कर देता है, मगर क्लाहडोर के पास कुछ अजीब और खतरनाक पावर होती है। वो बिजली की तरह एक पल में इधर से उधर जा सकता है, लेकिन वहीं पर काम कर रहे दो नौकर जोरो के पीछे से वार कर उसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन खैर यूसुफ यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ नामी और काया के बीच अच्छी दोस्ती बन जाती है और लूफी एक जहरीला खाना खाकर बेहोश हो जाता है। अब क्लाहडोर जोरो और मैरी की बॉडी को एक पुराने कुएं के अंदर फेंक देता है ताकि किसी को इनके बारे में पता न चले। दूसरी तरफ यूसुफ गांव वालों को बताता है कि उनके गांव में लुटेरे रह रहे हैं, पर शुरू से यूसुफ को झूठ बोलने की आदत थी, इसीलिए कोई भी गांव वाला उस पर यकीन नहीं करता। उन्हें लगता है कि शायद वो आज भी झूठ बोल रहा होगा। अब देखना ये है क्या जहरीला खाना खाने के बाद भी लूफी बच पाएगा और क्लाहडोर नामी और काया के साथ क्या करेगा। यूसुफ की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा और जोरो उस कुएं से कैसे बाहर निकलेगा, ये सब अब हम आगे देखेंगे। और यहीं पर हमने इसके 1, 2 और 3 एपिसोड का छोटा सा रिकैप कर दिया। वैसे तो मैंने पूरी कहानी कवर कर ली, लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीजें छूट चुकी है क्योंकि मैं सब चीजें इस एक छोटी सी वीडियो में कवर नहीं कर सकता। इसीलिए जो ऊपर कोने में आई बेल आइकन शो कर रहा है उस पर क्लिक करो और इसका पार्ट 1 भी देख लो और इसके डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, तो जाओ जाकर देख लो, जिससे कहानी और ज्यादा मजेदार लगेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वन पीस एपिसोड नंबर 4 को। अब यूसुफ थक जाता है पर कोई भी गांव वाला उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन तभी वहां मरीन आ जाती है। अब यूसुफ कोबी को तुरंत क्लाहडोर जो कि कप्तान कूरो है उसकी सच्चाई बताता है, लेकिन हेलमेपो उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। हेलमेपो पहले उस जर्नल का बेटा हुआ करता था जिसे जोरो, लूफी और नामी ने मिलकर खूब धोया था, लेकिन उस जर्नल ने कुछ क्राइम कर रखे थे और बाद में ग्रैप ने उसे सजा दे दी थी और तभी से हेलमेपो भी आजकल एक नॉर्मल मरीन है।
अब हेलमेपो यूसुफ की बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसके पिता के रिकॉर्ड के हिसाब से कैप्टन कुरो मतलब क्लाहडोर तो कई साल पहले ही मर चुका है। लेकिन जैसे ही यूसुफ लूफी का नाम लेता है तो कोबी उसकी बात पर यकीन करने लगता है और वो यूसुफ की मदद करने का फैसला लेता है। अब दूसरी तरफ किचन में लूफी अभी भी बेहोश होता है, क्योंकि उसने जहरीला खाना खा लिया था। अब नामी लूफी को जगाने की कोशिश कर रही थी, तभी किचन में कैप्टन कुरो मतलब क्लाहडोर आ जाता है और उसके साथ उसके दो साथी मतलब वो नौकर भी थे। उनसे बचने के लिए नामी तुरंत एक अलमीरा में छुप जाती है। कैप्टन कुरो के आदमी जब लूफी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जहरीला खाना खाने की वजह से लूफी मर गया। इसीलिए कुरो ऑर्डर देता है कि लूफी की बॉडी को भी उसी कुएं में फेंक दो, वही कुएं में जिसमें पहले जोरो और काया के लॉयर मरीन की बॉडी फेंकी थी। लेकिन तभी वहां यूसुफ मरीन को लेकर आ जाता है। यूसुफ सबको समझाने की कोशिश करता है कि ये बटलर असल में एक लुटेरा है, लेकिन कुरो बहुत ही चालाक तरीके से सिचुएशन को संभाल लेता है। वो सबको बताता है कि यूसुफ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, बचपन से ही वो झूठ बोलता है और अपनी माँ की मौत के बाद तो जैसे वो पागल सा हो गया। अब मरीन थोड़े परेशान हो जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर यूसुफ वहां से भाग निकलता है। तब हेलमेपो कुरो से लूफी के बारे में पूछता है, क्योंकि मरीन्स असल में वहां पर लूफी को ही पकड़ने आए थे। कुरो बोलता है कि लूफी तो उनके घर में ही है और फ्री का खाना खाकर और शराब पीकर सो रहा है। उसके बाद कुरो के आदमी बेहोश लूफी को उठाकर बाहर ले आते हैं और मरीन को सौंप देते हैं। जैसे ही सब लोग बाहर जाते हैं, नामी अलमीरा से बाहर निकलती है और तुरंत एक नौकर को बेहोश कर देती है। उधर जोरो भी कुएं से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इधर यूसुफ सीधा काया के रूम में पहुंचता है और उसे सच बताने की कोशिश करता है कि उसका बटलर असल में एक लुटेरा है और उसे मारना चाहता है। लेकिन काया को भी पता होता है कि यूसुफ हमेशा से कहानियां बनाता है, इसीलिए वो यूसुफ की बात पर यकीन नहीं करती। गुस्से में आकर काया यूसुफ को थप्पड़ भी मार देती है और वहां से चले जाने को कहती है। लेकिन इस बार यूसुफ भागने का फैसला नहीं करता। वो सोच लेता है कि कोई यकीन करे या ना करे, वो काया की जान कैप्टन कुरो से बचा कर रहेगा। तभी रात के 12 बज जाते हैं। काया अब 18 साल की हो चुकी है और अगर अब उसकी जान चली गई तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सीधा कुरो मतलब क्लाहडोर के नाम हो जाएगी। इसीलिए कुरो इतने सालों से बटलर बनने की एक्टिंग कर रहा था। अब कुरो अपने आदमियों से कहता है कि अब काया को मारने का वक्त आ गया। वो लोग तुरंत उस महल के सिक्योरिटी सिस्टम से सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं ताकि कोई भी अंदर से बाहर भाग न सके। लेकिन तभी नामी काया और यूसुफ के पास पहुंचती है और काया को क्लाहडोर मतलब कैप्टन कुरो की पूरी कहानी सुना देती है। अब काया को समझ आ जाता है, उसे रियलाइज होता है कि कुरो उसके खाने में कुछ मिलाता था जिसकी वजह से वो हमेशा बीमार रहती थी। और इसका मतलब ये होता अगर वो मर भी जाती तो सबको लगता कि काया बीमारी की वजह से मरी है और किसी को भी क्लाहडोर मतलब कैप्टन कुरो पर शक तक न होता। तभी कुरो और उसके आदमी काया के रूम में उसे मारने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर काया नहीं मिलती, क्योंकि काया, यूसुफ और नामी एक सीक्रेट रास्ते से भाग रहे होते हैं। वो काया के पिता के रूम की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर भी एक सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे बंद करके महल से बाहर भागा जा सकता है। उधर दूसरी तरफ मरीन लूफी को लेकर शिप की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में कोबी और हेलमेपो के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। हेलमेपो को जलन होती है कि वाइस एडमिरल ग्रैब कोबी को इतना इंटेलिजेंट समझता है। उसके हिसाब से ग्रैब सिर्फ कोबी का यूज कर रहा है ताकि वो लूफी तक पहुंच सके। और इसी बीच लूफी को धीरे धीरे होश आने लगता है, लेकिन जहर की वजह से उसकी हालत खराब होती है और अचानक लूफी सीधा हेलमेपो पर उल्टी कर देता है। इसी वक्त दूसरी तरफ जोरो कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और यहीं पर हम जोरो का पास्ट भी देखते हैं। जब बचपन में जोरो तलवारबाजी सीख रहा होता है तब डोजो में एक लड़की थी क्वीना। क्वीना इतनी टैलेंटेड तलवारबाज थी कि जोरो उससे हमेशा हार जाता था। हर बार हारने से जोरो को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन गुस्से में आकर जोरा क्वीना को असली तलवार से लड़ने का चैलेंज कर देता है। अगले दिन दोनों असली तलवारों के साथ मैदान में उतरते हैं और लड़ाई शुरू होती है। जोरो अपने साथ 2 तलवारें लेकर आता है, लेकिन फिर भी क्वीना से हार जाता है। फाइट के बाद क्वीना हल्के से मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें 3 तलवारें लानी चाहिए थी, तब जाके तुम मुझे हरा सकते थे। यही बात जोरो को चुभ जाती है। क्वीना फिर जोरो को समझाती है कि जब वो बड़ा होगा तब शायद जोरो उससे ताकतवर हो जाए।
क्योंकि उसके हिसाब से बड़े होने पर लड़कियां लड़कों से कमजोर हो जाती है। लेकिन जोरो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। वो कुइना से दोस्ती कर लेता है और कहता है कि अब से वो दोनों रोज प्रैक्टिस करेंगे। और वो दोनों यहाँ पर एक वादा करते हैं कि उन दोनों में से ही कोई इस दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनेगा। लेकिन अगले ही दिन कुछ बहुत बड़ा हो जाता है। जब जोरो कुइना का इंतजार कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से कुइना की मौत हो गई। ये सुनते ही जोरो टूट जाता है। जो सपने उसने देखे थे वो अब खत्म हो चुके थे। कुछ देर बाद कुइना का फ्यूनरल होता है जहाँ जोरो भी आता है। अब दुखी दिल के साथ जोरो अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि कुइना की तलवार वो मुझे दे दे ताकि वो उन दोनों का प्रॉमिस पूरा कर सके और दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बन सके। और इसी वजह से जोरो हमेशा अपने साथ 3 तलवार रखता है। ये सब याद करते हुए जोरो फाइनली कुएं से बाहर निकल आता है। उधर लूफी को पूरी तरह से होश आ चुका था। होश में आते ही लूफी तुरंत कोबी से कहता है कि उसे वापस जाना होगा, क्योंकि अगर वो वापस नहीं गया तो कैप्टन कुरो, काया और उसके दोस्तों को मार देगा। कोबी कंफ्यूज हो जाता है। एक तरफ उसकी मरीन की ड्यूटी थी जहां उसे कहा गया था कि लूफी को पकड़ कर लाओ, और एक तरफ थी लूफी की दोस्ती, क्योंकि लूफी ने ही उसे लुटेरों के चंगल से छुड़ाया था। लेकिन हेलमेपो सीधा मना कर देता है। वो लूफी पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि वो कहीं नहीं जा सकता। तभी अचानक जोरो वहां आ जाता है। जोरो बिना टाइम वेस्ट किए मरीन को हरा देता है और फिर हेलमेपो को सिर्फ एक ही पंच में बेहोश कर देता है। फनी बात यहाँ पर यह होती है कि जोरो असल में वहां पर गलती से पहुंच गया था, क्योंकि वो रास्ता भटक गया था। अब जोरो और लूफी डिसाइड करते हैं कि वो अपने दोस्तों की मदद करने के लिए वापस जाएंगे। उधर काया अपने पिता के रूम में पहुंच चुकी होती है। वो सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो लोग बाहर निकल सके। लेकिन जैसे ही सिस्टम बंद होता है कैप्टन कुरो को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और कुछ ही पल में कुरो उस रूम में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही कैप्टन कुरो रूम के अंदर जाता है यूसुफ, काया और नामी तुरंत रूम के अंदर छुप जाते हैं। कुरो अकेला खड़ा होकर काया के माता पिता के बारे में बुरा भला बोलने लगता है। ये सुनते ही काया और नामी गुस्से में आकर कुरो पर हमला कर देते हैं। लेकिन कुरो एक लुटेरा है। वो दोनों को अपनी बिजली की स्पीड से आसानी से पकड़ लेता है। उधर यूसुफ भी अपनी गुल्लेल से कुरो पर हमला करता है, लेकिन उससे कुरो को कोई खास नुकसान नहीं होता। अब कुरो काया को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक लूफी वहां आ जाता है और कुरो का हाथ पकड़ लेता है। और यहीं से लूफी और कैप्टन कुरो के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। और नीचे जोरो भी कुरो के उन 2 नौकरों से लड़ रहा होता है। लड़ाई के दौरान कुरो अपनी कुछ बातें बताता है। उसके हिसाब से लुटेरों की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती। हर वक्त एक डर रहता है, कभी मरीन पकड़ लेंगी, कभी कोई दूसरा लुटेरा हमला कर देगा या फिर अपने ही साथी धोखा दे देंगे। इसीलिए कुरो लुटेरों की जिंदगी छोड़कर अमीर बनकर आराम से जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन हमारा लूफी इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं होता। लूफी कहता है कि लुटेरा होने का मतलब सिर्फ लोगों को लूटना नहीं होता। लुटेरों का मतलब होता है आजादी, एडवेंचर और अपने सपनों को पूरा करना। तभी कुरो अपनी बहुत फास्ट स्पीड यूज करता है, जिसकी वजह से लूफी उस पर हमला नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर लूफी ध्यान से उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है और सही वक्त पर उसकी लोकेशन पकड़ लेता है। फिर लूफी पहले तो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और उसके बाद वो एक और जोरदार पंच मारकर लूफी कैप्टन कुरो को सीधा महल के बाहर फेंक देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद लूफी, नामी, यूसुफ और काया नीचे जोरो के पास आते हैं। वहां पता चलता है कि जोरो ने भी कुरो के उन 2 साथियों की खूब धुलाई करी और उन्हें बंदी बना लिया है। जोरो यहाँ पर मजाक में काया से शर्मिंदा होकर बोलता है कि जो भी तोड़ फोड़ हुई उसके लिए मुझे माफ कर देना, और मजाक में बोलता है कि अब उसे नए नौकर रखने होंगे। लेकिन काया मुस्कुरा कर कहती है कि अब उसे किसी की कोई जरूरत नहीं। तभी नामी सबको याद दिलाती है कि मरीन अभी भी उनके पीछे है, क्योंकि उनके पास ग्रैंड लाइन का नक्शा है, इसीलिए उन्हें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। लेकिन लूफी जाने से पहले एक सवाल पूछता है, हम जाएंगे कैसे, हमारे पास तो कोई जहाज ही नहीं है। तब काया कहती है कि उसे जो भी पसंद आए वो जहाज वो रख सकता है। तब लूफी अपनी पसंद की शिप चुनता है, जिसके आगे वो बकरी का फेस बना हुआ था, और उस जहाज का फेस थोड़ा थोड़ा काया के लॉयर मैरी जैसा लग रहा था। इसी वजह से लूफी अपनी नई शिप का नाम रखता है गोइंग मैरी। अब लूफी जाने से पहले यूसुफ को ऑफर देता है कि वो भी उनकी टोली में शामिल हो जाए, पर यह सुनकर यूसुफ सोच में चला जाता है। वो कहता है कि वो अपने गांव को नहीं छोड़ सकता
और उसे काया का ख्याल भी तो रखना है। लेकिन तभी काया यूसुफ के पास आती है और उससे कहती है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है और यूसुफ को लूफी के साथ जाना चाहिए। काया कहती है कि एक दिन जब यूसुफ वापस आएगा तब वो उसे अपनी एडवेंचर की असली कहानियां सुनाएगा। ये कहकर काया यूसुफ को एक गुड बाय किस देती है और इसी के साथ यूसुफ भी लूफी की टोली में फाइनली जुड़ जाता है। इसके बाद लूफी, नामी और जोरो यूसुफ अपनी नई शिप को लेकर समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर कैप्टन कुरो अभी भी जिंदा होता है। वो एक छोटी सी बोट में बैठकर चुपके से समुद्र की तरफ भाग रहा होता है। दूसरी तरफ मरीन की बैटल शिप पर कोबी वाइस एडमिरल ग्रैब से माफी मांग रहा होता है क्योंकि कोबी लूफी को पकड़ नहीं पाया। लेकिन ग्रैब बिल्कुल शांत रहता है। वो कोबी को माफ कर देता है और कहता है कि तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया। फिर वो समुद्र की तरफ इशारा करके कहता है, देखो लूफी खुद ही समुद्र में निकल पड़ा है। कोबी तुरंत दूरबीन से देखने लगता है और उसे दूर लूफी की शिप नजर आती है। उधर गोइंग मैरी पर लूफी और उसके दोस्त काफी खुश हो रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनकी शिप पर हमला हो जाता है। सब लोग तुरंत बाहर आकर देखते हैं कि मरीन उन पर अटैक कर रही है। लूफी भी दूरबीन से मरीन शिप को देखने लगता है और उसे वहां दो लोग नजर आते हैं, कोबी और वाइस एडमिरल ग्रैब। जैसे ही लूफी ग्रैब को देखता है तो उसके मुंह से निकलता है, दादाजी। ये सुनते ही जोरो, नामी और यूसुफ तीनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो एडमिरल ग्रैब लूफी की जान के पीछे पड़ा हुआ है वो लूफी का दादा है। और यहीं पर 4th एपिसोड खत्म होता है और एक बहुत बड़ा सवाल हम सब के बीच रह जाता है, क्या ग्रैब लूफी का दादा है? इस सवाल का जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेगा। तो अब तक हमने देखा कि लूफी और उसकी टीम को फाइनली एक शिप मिल गई है जो कि है गोइंग मैरी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि वाइस एडमिरल ग्रैब असल में लूफी के दादाजी है। यहीं पर हमें पास्ट दिखाया जाता है। जब लूफी छोटा था तब वो ग्रैब मतलब दादाजी से कहता है कि वो बड़ा होकर लुटेरा बनेगा। ये सुनते ही ग्रैब को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि ग्रैब चाहते थे कि लूफी एक मरीन बने, ना कि लुटेरा। इसी वजह से वो लूफी को काफी डांटने लगते हैं। अब वापस हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। ग्रैब अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि लूफी को जिंदा पकड़ना है। उधर गोइंग मैरी पर लूफी और उसकी टोली टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो लोग समुद्र में ऐसे लड़ाई के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर भी लूफी तुरंत सबको हमला करने का ऑर्डर देता है। नामी मुश्किल से शिप को कंट्रोल कर रही होती है ताकि वो कैनन अटैक से बच सके। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इस टोली को समुद्र में लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। ये इनकी पहली लड़ाई होती है, इसीलिए सिंपल से काम जैसे कैनन चलाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तब ग्रैब लूफी को लास्ट वार्निंग देता है। वो कहता है कि अगर लूफी अभी सरेंडर कर दे तो शायद उसे बचाया जा सकता है, लेकिन लूफी सीधा मना कर देता है। ये देखकर ग्रैब को गुस्सा आ जाता है और वो एक कैनन बॉल को अपने हाथों से ही उठाकर लूफी की शिप की तरफ फेंक देते हैं। लेकिन लूफी तुरंत अपनी रबर बॉडी का इस्तेमाल करता है। वो खुद को एक गुब्बारे की तरह फुला लेता है और कैनन बॉल उससे टकरा कर बाउंस हो जाती है और वापस जाकर मरीन की शिप पर लग जाती है। इस हमले से शिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने लगता है। इस मोमेंट पर कोबी हेलमेपो को साइड में धक्का देकर उसकी जान बचा लेता है। सिचुएशन का फायदा उठाकर नामी शिप को कोहरे की तरफ घुमा देती है। कोहरा इतना घना होता है कि उनकी शिप जैसे कोहरे के अंदर खो गई हो और इसी तरह स्ट्रो हैट की टोली मरीन से बच निकलती है। लेकिन तभी लूफी को अचानक हवा में से एक जबरदस्त खाने की खुशबू आती है। लूफी उस खुशबू को फॉलो करने लगता है और देखते ही देखते गोइंग मैरी पहुंच जाती है एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के पास। इस रेस्टोरेंट का नाम होता है ब्रेटाई और ये रेस्टोरेंट समुद्र के ऊपर तैर रहा था। सब लोग अंदर जाकर बैठ जाते हैं और यहीं पर एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर सांजी। सांजी एक बहुत ही होनहार शेफ है, लेकिन उसकी रेस्टोरेंट के ओनर जेफ के साथ हर वक्त बहस होती रहती है। सांजी हमेशा कस्टमर्स के लिए नया और अच्छा खाना बनाना चाहता है, लेकिन जेफ का रूल सिंपल है, मेन्यू में जो लिखा है बस वही बनाओ और वही खिलाओ। सांजी की इसी जिद की वजह से जेफ उसे हमेशा किचन से बाहर निकाल देता है और पनिशमेंट में वेटर का काम करने के लिए भेज देता है। और फिर सांजी स्ट्रो हैट टोली के टेबल पर आकर उनका ऑर्डर लेने लगता है। अब सांजी ऑर्डर लेने आता है और आते ही नामी से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। उसका ये स्टाइल देखकर जोरो और यूसुफ बाद में नामी का मजाक भी उड़ाते हैं। उधर दूसरी तरफ ग्रैब की बैटल शिप की रिपेयरिंग चल रही होती है। अटैक के दौरान शिप का काफी हिस्सा डैमेज हो गया था, इसीलिए कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे।
तब ग्रैप एक बहुत ही खतरनाक आदमी को कॉल करता है, ड्रैकोल मिहोक। ग्रैप उसे एक खास काम देता है, लूफी को जिंदा पकड़कर लाना। और यहीं पर हमें मिहोक के पावर का अंदाजा होता है। एक सीन में मिहोक अपनी तलवार से एक पूरी शिप को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। इससे क्लियर हो जाता है कि वो कितना खतरनाक फाइटर है। लेकिन ये सब बातें कोबी छुपकर सुन लेता है। उधर बेरेटाई रेस्टोरेंट में नामी काफी गुस्से में होती है, क्योंकि लूफी ने अपनी टोली से इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया था कि वाइस एडमिरल ग्रैप उसके दादाजी है। नामी को ये लगता है कि इसकी वजह से पूरी टोली खतरे में पड़ सकती है। हालांकि जोरो और यूसुफ को इस बात से ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्ट्रो हेड टोली पेट भरकर खाना खा लेती है, लेकिन जब बिल भरने की बारी आती है तब एक नई प्रॉब्लम खड़ी होती है। लूफी के पास तो बिल चुकाने के पैसे ही नहीं थे। असल में वो उधार खाने आया था, इसीलिए बिल चुकाने के लिए लूफी को पनिशमेंट में बर्तन धोने का काम दिया जाता है। वही काम करते हुए लूफी सांजी और उसके बॉस जेफ की बहस भी सुनता है। उधर नामी धीरे धीरे समझ जाती है कि इन पागलों के साथ रहना काफी खतरनाक होगा, इसीलिए वो चुपके चुपके अपने गांव वापस जाने का प्लान बनाने लगती है। दूसरी तरफ मरीन शिप पर को भी हेलमेप्पो से मिहोक के बारे में पूछता है। तब हेलमेप्पो बताता है कि मिहोक दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज है और वो 7 वॉरलॉर्ड ऑफ सी में से एक है। यहीं पर इस कहानी में हमें पता चलता है कि समुद्र में कभी 7 सबसे बड़े लुटेरों का राज हुआ करता था। वर्ल्ड गवर्नमेंट जो कि इस पूरी दुनिया को संभालती है, वो उनसे वार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने एक डील की। इन लुटेरों को वॉरलॉर्ड्स बना दिया गया। अब ये मरीन के साथ मिलकर काम करते हैं और बदले में इनको मिलती है आज़ादी। आज़ादी से ये मतलब है यानी वॉरलॉर्ड्स जो भी चाहे वो कर सकते हैं और मरीन उनके रास्ते में नहीं आएगी। ये बात कोबी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि मरीन खुद ही लुटेरों में भेदभाव कर रही है, इसीलिए कोबी जाकर ग्रैप से इस बारे में सवाल करता है। तब ग्रैप उसे समझाता है कि दुनिया इतनी आसान नहीं होती, कभी कभी बड़ी बुराई को रोकने के लिए टेढ़े फैसले लेने पड़ते हैं। ग्रैप की ये बात सुनकर कोबी थोड़ा शांत हो जाता है। उधर रात में बेरेटाई रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है। किचन में सांजी और लूफी बात कर रहे होते हैं। सांजी लूफी को अपने सपने के बारे में बताता है। वो बस पूरी आज़ादी के साथ कुकिंग करना चाहता है, जो भी उसका दिल करे वो बनाना चाहता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना ऑल ब्लू देखना है। ऑल ब्लू एक लीजेंडरी जगह है जहाँ पर चारों तरफ समुद्र की सबसे रेयर मछलियाँ मिलती है और वहीं पर दुनिया का सबसे रेयर खाना भी मिलता है। और सांजी का ड्रीम ये है कि एक दिन वो ऑल ब्लू तक पहुँच कर रहेगा। लेकिन तभी किचन का दरवाजा खुलता है और अंदर आता है गिन नाम का एक लुटेरा। उसकी हालत देखकर लगता है कि वो कई दिनों से भूखा है। उसकी हालत देखकर सांजी उसके लिए खाना बनाता है और बिना पैसे लिए उसे फ्री में खाना खिला देता है। ये देखकर लूफी को समझ आ जाता है कि सांजी सिर्फ एक अच्छा कुक नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान भी है। इसी वजह से लूफी तुरंत सांजी को अपनी टोली में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। वो कहता है कि मेरी टीम में शामिल हो जाओ और मेरे साथ ग्रैंड लाइन जाएंगे और हम वहाँ सिर्फ 1 पीस ढूंढेंगे, जिसे ढूंढने के बाद मैं लुटेरों का बादशाह बन जाऊंगा। लेकिन जब वो शख्स ये बात सुनता है तब गिन बताता है कि उसकी टोली भी 1 पीस ढूंढने के लिए ग्रैंड लाइन गई थी, लेकिन ग्रैंड लाइन उनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। जब वो वहाँ पर गए थे तो उनके 50 जहाज और 5000 आदमी खत्म हो गए। आखिर में सिर्फ गिन ही जिंदा बच पाया। इसीलिए गिन लूफी को मना करता है कि 1 पीस का ख्याल छोड़ देना ही बेहतर होगा, लेकिन लूफी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। उधर यूसुफ बिल्कुल टेंशन फ्री होता है और रेस्टोरेंट में टेबल्स पर चढ़कर मस्ती में डांस कर रहा होता है। वहीं पर नामी और जोरो बार में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं और धीरे धीरे उनके बीच में एक अच्छी दोस्ती भी बनने लगती है। लेकिन तभी रेस्टोरेंट में एंट्री होती है मिहोक की। मिहोक अंदर आते ही यूसुफ के मुंह से सुन लेता है लूफी के बारे में और मिहोक कहता है कि मुझे तुम्हारे कप्तान लूफी से मिलना है। जैसे ही जोरो मिहोक को देखता है वो तुरंत समझ जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज है और जोरो के लिए ये एक बिल्कुल सही वक्त होता है। वो तुरंत मिहोक को चैलेंज कर देता है। जोरो को सपना होता है मिहोक को हराकर दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनना, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कुइना से वादा किया था। अब मिहोक भी जोरो का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और ये फैसला होता है कि अगली सुबह इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होगी। नामी ये सब देखकर बहुत टेंशन में आ जाती है। वो जोरो को समझाने की कोशिश करती है कि मिहोक को हराना नामुमकिन है
उसे डर होता है कि ज़ोरो इस फाइट में मर भी सकता है, लेकिन ज़ोरो अब अपना फैसला ले चुका होता है। नामी फिर लूफी से कहती है कि वो ज़ोरो को रोके, लेकिन लूफी सीधा जवाब देता है, मैं किसी के सपने के बीच में नहीं आ सकता। ज़ोरो फिर नामी से पूछता है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा दुनिया में कोई दोस्त ही नहीं है। ये बात सुनकर नामी को थोड़ा हर्ट होता है और गुस्से में वो वहाँ से चले जाती है। अब रात के अंधेरे में नामी चुपके से ग्रैंड लाइन का नक्शा और कीमती चीजें अपने बैग में भर लेती है और बिना किसी को बताए ब्रेटाई रेस्टोरेंट से निकलने लगती है। सुबह होते ही सब लोग रेस्टोरेंट के बाहर जमा होने लगते हैं और फाइनली ज़ोरो और मिहोक आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन वो ज़ोरो को सीरियसली नहीं लेता। मिहोक अपनी बड़ी तलवार की जगह सिर्फ एक छोटा सा चाकू निकालता है। उसके हिसाब से ज़ोरो के लिए ये भी काफ़ी था। ये देखकर ज़ोरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर ज़ोरो और मिहोक के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। मिहोक का छोटा सा चाकू ज़ोरो की सोच से भी ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक होता है। सिर्फ उस छोटे से चाकू की मदद से मिहोक ज़ोरो को बुरी तरह से हरा रहा था। फाइट के दौरान मिहोक ज़ोरो को बार बार अटैक करता है और एक मोमेंट पर वो उस चाकू को ज़ोरो के सीने में घुसा देता है, लेकिन इतनी बुरी हालत के बाद भी ज़ोरो हार नहीं मानता। ये देखकर मिहोक को भी समझ आ जाता है कि ज़ोरो कोई नॉर्मल तलवारबाज नहीं है। इसीलिए ज़ोरो को एक इज्जत वाली फाइट देने के लिए मिहोक अपनी असली तलवार निकालता है। उस लीजेंडरी तलवार का नाम योरो होता है। इसी वक्त हमें पता चलता है कि नामी भी वापस आ चुकी है। वो चाहे जितनी भी स्मार्ट हो, लेकिन अपने दोस्तों को धोखा देकर भाग नहीं सकती। अब ज़ोरो अपनी 3 तलवारों के साथ मिहोक पर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन मिहोक की ताकत इतनी ज्यादा होती है, सिर्फ एक ही क्लैश में ज़ोरो की 2 तलवारें टूट जाती है। अब ज़ोरो के समझ में आ गया था कि वो ये लड़ाई हार चुका है, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने के बजाय सीधा मिहोक के सामने खड़ा हो जाता है। ज़ोरो कहता है कि अगर मरना ही है तो एक तलवारबाज की तरह सीने पर वार खा के मरो। फिर मिहोक अपनी तलवार से ज़ोरो के सीने पर एक गहरा अटैक करता है। ये देखकर लूफी तुरंत भागकर ज़ोरो के पास आता है। तब मिहोक लूफी से पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है। तब लूफी बिना डरे जवाब देता है, मैं वन पीस ढूंढकर लुटेरों का बादशाह बनूंगा और ये मैं करके रहूंगा। लूफी का कॉन्फिडेंस देखकर मिहोक भी उससे इम्प्रेस हो जाता है। फिर मिहोक ज़ोरो से कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। मिहोक चाहता था कि ज़ोरो और ज्यादा ताकतवर बने और एक दिन फिर से वो उससे दोबारा फाइट करे। वो कहता है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। ये कहकर मिहोक बिना लूफी को पकड़े ही वहां से चला जाता है। ज़ोरो की कंडीशन बहुत खराब होती है। उसके पास अब सिर्फ एक तलवार बची थी। वो उस तलवार को हाथ में लेकर लूफी के सामने एक कसम खाता है, आज के बाद मैं कभी भी किसी से नहीं हारूंगा और एक दिन में दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनकर ही रहूंगा। ये कहने के बाद ज़ोरो बेहोश हो जाता है। यही मोमेंट स्टोरी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। अब देखना ये है, क्या इस गहरे घाव के बाद भी ज़ोरो बच पाएगा और आगे इस टीम का क्या होगा। वैसे भी नामी तो कई मौके बना चुकी है इस स्टोरी को छोड़ने के। आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वन पीस तो बस एक शुरुआत है। आगे हम गेम ऑफ थ्रोन्स जिसमें ड्रैगन और ऐसी लड़ाई जिसमें हार का मतलब सीधा दुनिया से छुट्टी है, और डार्क जिसमें टाइम के साथ खेला गया और वक्त में आगे जाकर खुद से मिला गया, स्ट्रेंजर थिंग्स, द वॉकिंग डेड और भी बड़ी बड़ी वेब सीरीज। तो अगर आप भी सिनेमा लवर हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो अब एपिसोड 6 की शुरुआत होती है, जहां हम नामी, यूसुफ और ज़ोरो को देखते हैं। ज़ोरो की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि मिहोक की तलवार ने उसके सीने पर एक गहरा घाव दिया था और उसका काफी खून भी बह चुका था। नामी बहुत टेंशन में होती है और लूफी से कहती है कि जल्दी से कोई डॉक्टर ढूंढ कर लाओ, वरना ज़ोरो की जान को खतरा हो सकता है। लूफी बिना वक्त गवाए सीधा सांजी के पास जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त की जान खतरे में है, मुझे जल्द से जल्द कोई डॉक्टर चाहिए। लेकिन सांजी बताता है कि बराटाई में कोई भी डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर के लिए तुम्हें किसी आइलैंड पर जाना होगा। लेकिन सिचुएशन को देखकर ज़ेफ खुद मदद करने के लिए आगे आता है। वो सब लोग मिलकर ज़ोरो के पास जाते हैं। ज़ेफ एक पुराना समुद्री तरीका यूज करता है। वो एक फ्रेश मछली को काट कर उसका हिस्सा ज़ोरो के घाव पर लगा देता है ताकि खून रुक सके और उसके बाद उसे बैंडेज बांध देता है। ज़ेफ कहता है कि इससे खून तो रुक जाएगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो बचेगा या नहीं। पर वो सबको कहता है कि ज़ोरो को आराम करने दो और उसके साथ बैठकर उससे बातें करो ताकि वो होश में बना रहे।
दूसरी तरफ हम मिहोक को ग्रैब के पास जाते हुए देखते हैं। ग्रैब उससे पूछता है कि तुम लूफी को ले आए। मिहोक कहता है कि आज मैंने उसे जाने दिया। वो बताते हैं कि लूफी उसे काफी पसंद आया और वो देखना चाहता है जब लूफी ग्रैंड लाइन तक पहुंचेगा तब क्या होगा। मिहोक को ये भी लगता है कि शायद वो लड़का वन पीस मतलब उस खजाने तक पहुंच सकता है। इसके बाद मिहोक ग्रैब से कहता है मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ जो मैं हर किसी का ऑर्डर मानूं। ये कहकर मिहोक वहाँ से चला जाता है। ग्रैब उसकी ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और ऑफिस में चीजें उधर उधर फेंकने लगता है। ये सब कुछ कोबी चुप चुप कर देख रहा होता है। इधर स्ट्रो हैट की शिप पर सांजी सबके लिए खाना बना रहा होता है। सांजी लूफी से पूछता है तुम्हें खाने में क्या पसंद है। लूफी जवाब देता है कि मैं सब कुछ खा लेता हूँ जो भी मुझे मिल जाए। फिर लूफी सांजी से कहता है क्या तुम जोरो के लिए कुछ स्पेशल बना सकते हो जैसे राइस या बियर। सांजी कहता है कि हाँ वो कुछ भी बना सकता है। उस वक्त लूफी जोरो की तलवार साफ कर रहा होता है और कहता है कि जब जोरो होश में आएगा तो सबसे पहले वो अपनी तलवार ही देखेगा। फिर सांजी लूफी से कहता है कि एक कैप्टन को सबसे अलग उसके डिसीजन लेने की एबिलिटी बनाती है। वो लूफी को जेफ के बारे में बताता है कि जेफ कभी समुद्र में एक बहुत बड़ा लुटेरा हुआ करता था, साथ ही एक बहुत अच्छा कैप्टन भी। ये सुनकर लूफी एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि अगर वो लुटेरा था तो तुम दोनों कैसे मिले। तब सांजी अपनी पुरानी कहानी बताना शुरू करता है। कहानी 9 साल पहले के टाइम पर शिफ्ट हो जाती है। उस वक्त सांजी काफी छोटा था और एक शिप पर काम कर रहा था। वो तब भी सबको बताता था कि एक दिन वो ओल ब्लू ढूंढने जाएगा, लेकिन एक दिन उस शिप पर लुटेरों ने हमला कर दिया और उन लुटेरों का लीडर होता है जेफ। अब जेफ सांजी को भी पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो सांजी के मुंह से ओल ब्लू का नाम सुनता है और फिर वो सांजी का बनाया हुआ खाना भी चखता है और शायद इसी वजह से जेफ उसे नहीं मार पाता। लेकिन तभी एक भयानक तूफान आ जाता है और शिप में पानी भरना शुरू हो जाता है। थोड़ी ही देर में पूरी शिप डूब जाती है। इस हादसे में सिर्फ जेफ और छोटा सांजी ही जिंदा बच पाते हैं। दोनों समुद्र के बीच एक छोटी सी पत्थर की चट्टान पर पहुंच जाते हैं जहां वो किसी दूसरी शिप का इंतजार करते हैं जो उन्हें बचा सके। जेफ के पास खाने के 2 बैग होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। वो छोटा बैग सांजी को दे देता है और बड़ा बैग खुद रख लेता है। सांजी थोड़ा गुस्सा होकर पूछता है मुझे छोटा बैग क्यों दे रहे हो। जेफ जवाब में देता है क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझे तुमसे ज्यादा भूख लगती है। फिर जेफ सांजी से कहता है कि तुम्हें चट्टान के दूसरी तरफ जाना होगा। अगर वहां से कोई शिप जाए तो तुम उसे आवाज देकर बुला लेना और इस साइड का ध्यान मैं रखूंगा। सांजी उसकी बात मानता है और दूसरी तरफ चला जाता है और हर दिन समुद्र को देखते हुए रेस्क्यू का इंतजार करता है। दिन बीतने लगते हैं। सांजी अपने बैग से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर खाने लगता है ताकि वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सके। लेकिन 1 महीना बीत जाता है पर वहां पर कोई भी शिप नहीं आती। समय के साथ सांजी का खाना भी खत्म होने लगता है और भूख से उसकी हालत खराब होने लगती है। फिर 2 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर जाता है लेकिन अब तक उन्हें बचाने वाला कोई नहीं आता। आखिरकार भूख से मजबूर होकर सांजी जेफ के पास जाता है। वो देखता है कि जेफ का बैग अभी भी झुका तू पड़ा हुआ है। सांजी हैरान होकर पूछते हैं आपने अभी तक अपना खाना नहीं खाया। जब सांजी जेफ का बैग खोलता है तो उसके अंदर खाना होता ही नहीं, उसके अंदर सोना और चांदी होता है। सांजी हैरान हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि जेफ इतने टाइम तक जिंदा कैसे रह सकता है। तब सांजी की नजर जेफ के पैर पर पड़ती है। उस वक्त सांजी को पता चलता है कि जेफ ने अपनी ही जान बचाने के लिए अपना ही पैर काट कर खा गया। जेफ फिर सांजी से कहता है कि मेरा सपना था ओल ब्लू तक पहुंचना, लेकिन शायद अब मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। इसीलिए वो सांजी से कहता है कि एक दिन तुम मेरे लिए ओल ब्लू जरूर ढूंढना। और तभी दूर कहीं एक शिप नजर आ जाती है जो कि आखिरकार दोनों को बचा लेती है। इसी तरह इन्होंने 85 डेज मतलब लगभग 3 महीने तक उन्होंने उस छोटी सी चट्टान पर बिताए थे, न खाना न पानी। लेकिन आखिर में जेफ और सांजी की जान बच जाती है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। सांजी लूफी को बताता है कि हम दोनों 85 दिन तक वहां फंसे रहे, लेकिन जेफ ने फिर भी एक कैप्टन का फर्ज निभाया। वो चाहता तो मुझसे खाना छीन सकता था, लेकिन उसने नहीं छीना। वो खुद भूखा रहा और मुझे जिंदा रखने के लिए सब कुछ दे दिया। अब नामी जोरो के पास बैठी होती है और उसे कहानी सुना रही होती है ताकि जोरो होश में बना रहे और उसकी कंडीशन ज्यादा खराब ना हो। दूसरी तरफ वाइस एडमिरल ग्रैब की शिप पर हम कोबी को देखते हैं। जो ग्रैब ने गुस्से में सामान तोड़ा था वो उसे सही कर रहा था। ग्रैब अब भी लूफी को लेकर काफी परेशान था।
तब को भी ग्रैब से कहता है कि आप लूफी के बारे में इतनी चिंता मत कीजिए, वो अंदर से एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो हमेशा लुटेरा ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। ग्रैब थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है शायद गलती मेरी ही थी, अगर मैंने बचपन में उसे ज़्यादा ढील नहीं दी होती और शुरू से ही मैं उसके साथ सख्त रहता तो शायद वो आज लुटेरा नहीं होता। इधर बेलेटाई रेस्टोरेंट में एक नया खतरा आ पहुंचता है। एक खतरनाक लुटेरा अपने आदमियों के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और वहां के लोगों को डराना धमकाना शुरू कर देता है। इसी लुटेरे का नाम होता है आर्लोंग और आर्लोंग ईस्ट ब्लू समुद्र का सबसे बड़ा लुटेरा होता है। आर्लोंग को पता चल चुका होता है कि वन पीस तक पहुंचने का नक्शा लूफी के पास है। थोड़ी ही देर में लूफी को पता चल जाता है कि आर्लोंग आ चुका है और वो लूफी को ढूंढ रहा है। ये सुनते ही लूफी और सांजी दोनों सीधा आर्लोंग के पास पहुंच जाते हैं। आर्लोंग लूफी को देखकर कहता है मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था, अब चुपचाप मुझे वो नक्शा दे दो। लूफी सीधा मना कर देता है, वो कहता है कि ये नक्शा मैं किसी भी इंसान को नहीं दूंगा। आर्लोंग गुस्से में कहता है लेकिन मैं तो इंसान ही नहीं हूँ। तभी लूफी जवाब देता है मैं किसी मछली को भी नहीं दूंगा। ये बात सुनकर वहाँ खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं। लूफी फिर पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता चला। तब आर्लोंग के साथ खड़े फिशमैन एक केज लेकर आते हैं। उस केज के अंदर बगी का कटा हुआ सर होता है। अब बगी आर्लोंग के पास कैसे पहुंचा और उसने क्यों लूफी की जानकारी आर्लोंग को दी, ये सब हमने पिछले पार्ट में देख लिया था। इस वीडियो के एंड में उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। बगी अब हंसकर कहता है मैंने ही तुम्हारे बारे में इन सबको बताया है। वो बताता है कि मेरा एक कान अभी भी तुम्हारी टोपी में रह गया है और मैं तुम्हारी कब से सारी बातें सुन रहा था। इसी वजह से आर्लोंग को लूफी और उसकी टोली के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तभी वहां पर जेफ भी आ जाता है और सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। आर्लोंग और लूफी के बीच बहस और ज्यादा बढ़ रही थी। आर्लोंग गुस्से में आकर लूफी को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन लूफी अपने रबर जैसे शरीर की वजह से उस अटैक को संभाल लेता है। इसी बीच आर्लोंग के फिशमैन जेफ पर भी अटैक कर देते हैं। ये देखकर सांजी को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत फिशमैन के साथ फाइट करनी शुरू कर देता है। सांजी अपनी ताकतवर किक्स के साथ एक एक करके फिशमैन को गिरा देता है, जबकि दूसरी तरफ लूफी और आर्लोंग की फाइट और ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। ना ही लूफी पीछे हट रहा था और ना ही आर्लोंग हार मानने को तैयार था। लेकिन आर्लोंग का असली टारगेट ग्रैंड लाइन का नक्शा होता है। एक मौका देखकर आर्लोंग लूफी को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी अचानक नामी वहां आ जाती है। नामी जोर से चिल्लाकर कहती है रुको, तुम्हें नक्शा ही तो चाहिए ना, नक्शा मिल चुका है, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। सब लोग हैरान रह जाते हैं। नामी अपने बैग से ग्रैंड लाइन का नक्शा निकाल कर आर्लोंग को दे देती है। आर्लोंग को नक्शा मिल जाता है। फिर नामी लूफी की तरफ देखकर कहती है मैं तुम्हारी टोली का हिस्सा कभी थी ही नहीं, मैं सिर्फ इस नक्शे के लिए तुम्हारे साथ थी। ये सुनकर लूफी को यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि नामी झूठ बोल रही है, लेकिन नामी कहती है कि यही सच है। आर्लोंग नक्शे को ले लेता है और लूफी को पानी के अंदर घेर देता है। अब जैसे कि हमें पता है कि उसने एक अजीब सा फ्रूट खाया था जिसकी वजह से वो कभी तैर नहीं सकता, इसीलिए समुद्र के अंदर लूफी डूबने लगता है। तब सांजी आकर उसकी जान बचाता है। लेकिन अब ये सब देखकर लूफी का दिल टूट जाता है और लूफी और उसके दोस्तों को बहुत बड़ा झटका लगता है। दूसरी तरफ ग्रैब अपने सोल्जर को तैयार कर रहा होता है। वो कहता है कि इस बार हम हर हाल में लूफी को पकड़ कर रहेंगे। ये सुनकर सभी मरीन के सोल्जर एक्साइटेड हो जाते हैं। इधर बराटाई रेस्टोरेंट में काफी नुकसान हो जाता है। सांजी चुपचाप टूटा हुआ सामान ठीक कर रहा था। जेफ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गुस्से में कहता है यहाँ रुक कर वक्त बर्बाद मत करो, अपने सपने के पीछे जाओ। सांजी कुछ देर तक जेफ को देखता है और फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उधर लूफी जोरो के पास बैठा होता है, जो अभी भी बेहोश होता है। लूफी उससे बातें कर रहा होता है। हमने मैप खो दिया, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमने नामी को खो दिया। फिर वो कहता है हमें उसे वापस लाना होगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है जोरो। तभी जोरो को धीरे धीरे होश आने लगता है। लूफी उसे होश में देखकर बहुत खुश होता है। यूसुफ भी वहां आ जाता है और जोरो को ठीक देखकर काफी खुश होता है। थोड़ी ही देर में सांजी भी वहां आ जाता है और जैसे कि लूफी ने सांजी को उनकी टोली में ज्वाइन होने का ऑफर दिया था, अब वो उसका ऑफर मान लेता है। और जेफ ने भी उसे यही कहा था कि अपना सपना पूरा करो, ऑल ब्लू तक जाओ, और शायद इसीलिए वो लूफी के साथ मिलकर ऑल ब्लू तक भी जाएगा। अब स्ट्रो हेड के लुटेरों का एक नया मेंबर मिल चुका था।
सांजी। जैफ भी वहां आकर सांजी को आखिरी अलविदा कहता है। सांजी इमोशनल होकर जैफ का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसे सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि एक नई जिंदगी दी थी। इसके बाद स्ट्रो हेड के लुटेरे अपनी शिप पर निकल पड़ते हैं। यूसुफ थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, लेकिन हम नाविक को ढूंढेंगे कहाँ, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि अर्लोंग उसे लेकर कहाँ गया है। लूफी हल्के से मुस्कुराकर कहता है, एक आदमी है जिसे पता होगा। फिर लूफी सबके सामने बगी का सर वहां निकालता है और उससे पूछता है अर्लोंग कहाँ मिलेगा। अब ये देखकर वहां खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो यहीं पर इसका 6वां एपिसोड भी खत्म होता है। अगेन हमने इस वीडियो में 3 एपिसोड को एक्सप्लेन किया। पूरी सीरीज एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा नामुमकिन सा है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि कैसे लूफी और उसकी छोटी सी टीम नामी को अर्लोंग से बचाएंगी और कैसे अर्लोंग का पूरा महल टूटेगा और आगे जाके लूफी का सामना अपने दादाजी मतलब एडमिरल ग्रैप से होगा। और फिर आगे क्या होगा ये हम आगे ही देखेंगे। वन पीस के सीजन 1 के 6 एपिसोड कवर हो चुके हैं, 2 और रह गए जो कि पार्ट 3 में आएंगे। अगर आप चाहते हो कि पार्ट 3 जल्द से जल्द आए तो कमेंट को पार्ट 3 से भर दो, और अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कि शायद ये वीडियो आपको पसंद नहीं आई और इसीलिए मैं इस सीरीज को यहीं पर रोक दूंगा और फिर कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको चाहिए इसका पार्ट 3 तो कमेंट को पार्ट 3 से भर दो। बाकी इसका पार्ट 1 भी एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें हमने देखा कैसे एक लुटेरे ने लूफी की जान सी मोस्टर से बचाई और आखिर क्यों बगी ने अर्लोंग को लूफी के बारे में सब कुछ बता दिया। तो इसीलिए अगर वो देखना है तो जो वीडियो स्क्रीन पे शो कर रही है उस पर क्लिक करो और वीडियो का मजा लो। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।